आप लोग प्लीज ध्यान से समझिएगा, आपके पास सब्सटेंसेस होते हैं, वो सब्सटेंस या तो कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा। कंडक्टर का मीनिंग क्या होता है? विच विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? विच विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बट आप बात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की करते हो, जहां पे फ्लो के बारे में पढ़ते हैं। अगर आप फ्लो के बारे में पढ़ रहे हो, इसका मतलब वी विल डील विद कंडक्टर इंस्टेड ऑफ इंसुलेटर। समझ में आई मेरी बात? हम लोग क्या बोलते हैं, सब्सटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, एक जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे और एक जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे। जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे वो आपके कंडक्टर होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे वो आपके इंसुलेटर होते हैं। The substances which will conduct electricity are called conductors, which will not conduct electricity are called insulators. अब उसी में है आपका एक टर्म मेटालिक कंडक्टर। ध्यान से समझेगा, मेटालिक कंडक्टर। देखो, मेटालिक का मतलब होता है मेटल्स के थ्रू कंडक्शन। मेटालिक का मतलब होता है मेटल्स के थ्रू कंडक्शन। और मैंने क्या पढ़ रखा है आज तक? मेटल्स आर दोज विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स आर दोज विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन। आपने भी यही पढ़ रखा है। इसका मतलब इसके अंदर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होगा। इसके अंदर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होगा। मेटालिक मींस मेटल। मेटल्स आर दोज विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन, दैट इलेक्ट्रॉन कैन फ्लो, इट मींस कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से होगा। क्लियर? अच्छा, अब मैं बताती हूँ, जैसे मान लो आपके पास सोडियम है, सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो Na++ इलेक्ट्रॉन बनेगा। सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na++ इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो मैं बता रही हूं, इस Na का खुद का कुछ नहीं बिगड़ा, बस इलेक्ट्रॉन लूज किया जो कि लूजली बाउंड था। तो ये कंडक्ट करता है विदाउट डिकम्पोजिशन। ये कंडक्ट करता है विदाउट डिकम्पोजिशन। फर्स्ट पॉइंट टू रिमेंबर, मेटल्स के थ्रू। सेकेंड पॉइंट टू रिमेंबर, इलेक्ट्रॉन की वजह से। थर्ड पॉइंट टू रिमेंबर, ये कंडक्ट करेगा विदाउट डिकम्पोजिशन। पहला मेटल, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा विदाउट डिकम्पोजिशन। तो आपको बता सकती हूं, दीज आर दो सब्सटेंस व्हिच अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम विदाउट अंडरगोइंग एनी काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन। विदाउट अंडरगोइंग एनी काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन। फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा, विदाउट डिकम्पोजिशन होगा, मेटल्स के थ्रू होगा। आप लोग पढ़ सकते हो। यहां पर देखो, फ्लो इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स। कोई दिक्कत? राइट। अब इसके कुछ फैक्टर्स होते हैं, देखो डिस्कस करने हैं हमने। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल। भैया, एक मेटल ऐसा जो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देता है और एक मेटल ऐसा जो इजीली लूज नहीं कर सकता। तो अब एक बात बताओ, ये बात तो उसकी नेचर हुई ना, कि वो इजीली लूज कर पा रहा है और वो इजीली लूज नहीं कर पा रहा। तो ये बात किस पे डिपेंड करती है? आयनाइजेशन एनर्जी। जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी वो इजीली दे देगा, जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी वो इजीली नहीं देगा। तो वो तो नेचर हुआ ना कि आपकी कम है या ज्यादा। तो इट डिपेंड्स अपॉन नेचर। कोई दिक्कत? अब मैं बात अगर सोडियम की करती हूं, ये बेचारा 1 देता है। अगर बात मैग्नीशियम की करती हूं तो वो बेचारा 2 देता है। अगर बात एल्यूमिनियम की करती हूं वो 3 देता है। वाई? आपको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, 2 8 1। एक इसका लूजली बाउंड है। मैग्नीशियम की करती हूं तो बेटा 12 है, 2 8 2, इसका लूजली बाउंड 2 है। बात अगर एल्यूमिनियम की करती हूं, इसका 13 है, 2 8 3, तो इसमें 3 लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम, कि एक एटम कितने इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी लगता है, जितने उसके लूजली बाउंड होंगे। जैसे सोडियम के अंदर लूजली बाउंड 1 है, मैग्नीशियम के अंदर लूजली बाउंड 2 है, एल्यूमिनियम के अंदर लूजली बाउंड 3 है। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम पे भी डिपेंड करता है, आपके नेचर पे भी डिपेंड करता है, आप देना भी चाहते हो या नहीं देना चाहते इलेक्ट्रॉन। समझ गए मेरी बात? आगे डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है। वन थिंग मोर, टेम्परेचर। ये बात याद रखिएगा कि मेटेलिक कंडक्टर्स के अंदर ये बात याद रखने वाली है, यही पूछेगा यही पूछेगा यही पूछेगा कि इनवर्सली टू टेम्परेचर होता है। मेटालिक कंडक्शन में कंडक्शन इनवर्सली टू टेम्परेचर होता है। मैं बताती हूं, मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, आपको पता है टेम्परेचर डायरेक्टली टू काइनेटिक एनर्जी होता है। पता है सबको कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी 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 बढ़ेगी, तुम्हारी मोबिलिटी बड़ी 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 बड़ी। एक टाइम आया तुम इस मेटल को छोड़ के भाग गए। अब एक बात बताओ, जब मेरे पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा, कंडक्शन किसका देखो? वो तो भाग गया। समझ गए? तो टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन मेटल को छोड़ के भाग जाता है। अगर इलेक्ट्रॉन मेटल को छोड़ के भाग जाता है तो कंडक्शन किसका देखूंगी? खत्म। तो अब मैं आपको रिपीट करती हूं, मैंने क्या बढ़ाया।
मैंने सबसे पहले अपना टॉपिक उठाया जिसका नाम मेटालिक कंडक्टर था। मेटालिक का मतलब मेटल होता है। मेटल हैज अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब कंडक्शन फ्री इलेक्ट्रॉन के द्वारा होगा। एक पॉइंट क्लियर। जब मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो विदाउट डिकम्पोजिशन करता है, तो वो विदाउट डिकम्पोजिशन करता है। वन थिंग मेटल, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा विदाउट डिकम्पोजिशन। नेचर पे निर्भर करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन वो देने लायक कैपेबल है उस पर निर्भर करेगा। थर्ड थिंग, ये बात इस पे निर्भर करेगी उसकी डेंसिटी कैसी है, ये बात इस पर निर्भर करेगी आपका टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर के इनवर्स होता है, ये बात पॉइंट टू रिमेंबर, ये बात पॉइंट टू रिमेंबर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नेक्स्ट आपका कंडक्टर होता है बेटा इलेक्ट्रोलिटिक। मैं आपको बताती हूं व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। मैं आपको बताती हूं इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो अपनी एक्वस या मोल्टन स्टेट में, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो अपनी एक्वस या मोल्टन स्टेट में आयंस दे दे उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो अपनी एक्वस या मोल्टन स्टेट में आयंस दे दे उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अगर ना दे तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट, दे दे तो आयंस, ना दे तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब आपको नाम ही बता रहा है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा। अब तू खुद बता इलेक्ट्रोलाइट में क्या निकला था, आयंस, मतलब मूवमेंट ऑफ आयंस के द्वारा। क्लियर? दोबारा सुन लो, मेटल में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोलाइट में आयंस है। मेटल में इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोलाइट में आयंस है। समझ गए मेरी बात? इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट आर दोस जो सब्सटेंसेस अपनी एक्वस या मोल्टन स्टेट में आयंस दे दे, वो आयंस फ्लो करेंगे, फ्लो होंगे तो बेटा उनका कंडक्शन होगा, और उस कंडक्शन को हम इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन के नाम से जानते हैं। डन? अच्छा अब मैं बताती हूँ, देखो जैसे NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, मैंने जब इसको एक्वस स्टेट में डाला बेटा इसने आयंस फर्निश कर दिए। अब एक बात बताइए, टूट गया या नहीं टूटा? टूट गया, तो इसका मतलब इट विल कंडक्ट अंडरगोइंग डिकम्पोजिशन, but that will not conduct undergoing a decomposition. This is the main point. Without undergoing decomposition होगा मेरे इलेक्ट्रॉन का। ये 2 पॉइंट रिमेंबर वाले हैं। अच्छा यहां पर क्या है, यहां पर विद डिकम्पोजिशन है। कहां है भैया? दे अंडरगो डिकम्पोजिशन, और यहां पर फ्लो आयंस का होगा। यहां पर फ्लो किसका होगा? आयंस का। यहां फ्लो किसका होगा? आयंस का। ये रहा, दे आर कैरिड आउट बाय आयंस। कोई दिक्कत? ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। वहां टेम्परेचर के इनवर्स था, यहां टेम्परेचर के डायरेक्ट है। पता है क्यों? आयंस को दूर करने के लिए टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। आयंस को दूर करने के लिए टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल है। कोई दिक्कत? ये 3 पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज अ असर्शन रीजनिंग भी पूछ सकता है, एज अ आपसे स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि कौन सा स्टेटमेंट इनसे गलत है। हाँ जी, तो देखो एक बात प्लीज समझिएगा, डिफरेंस सुन लो। डिफरेंस ऐसे आने के चांसेस तो कम है, बट ये कि तुम्हें पता होना चाहिए, इसको पढ़ के भी तुम्हारी काफी चीजें क्लियर हो जाती हैं। देखो मेटालिक मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रोलिटिक मूवमेंट आयंस का। इट अंडरगो नो डिकम्पोजिशन, इट इन्वॉल्व डिकम्पोजिशन। इट डज नॉट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ मैटर, बट इट इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ मैटर, क्योंकि आयंस खुद जा रहा है, वहां मैटर नहीं जा रहा, वहां आपके इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। यहां मैटर जा रहा है, क्यों? Na+ खुद उठ के चलेगा, Cl- खुद उठ के चलेगा, तो यहां मैटर खुद फ्लो कर रहा है। मैटर क्या कर रहा है? खुद फ्लो। लिख लिख के बातें मत करो, ठीक है? टेम्परेचर के इनवर्स है, यहां टेम्परेचर के डायरेक्ट है। टेम्परेचर के इनवर्स है, वहां टेम्परेचर के क्या है भाई? डायरेक्ट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? क्लियर? तो ये मेन 4 पॉइंट्स है। मैंने यही बोला, ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो इलेक्ट्रॉन का, वो आयंस का। विदाउट डिकम्पोजिशन, विद डिकम्पोजिशन। हाँ जी, फ्लो का मैटर का नहीं होगा, फ्लो मैटर का होगा। टेम्परेचर के इनवर्स, टेम्परेचर के डायरेक्ट। कोई दिक्कत? नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन ऑफ बेटा इलेक्ट्रोलाइट। कुछ इलेक्ट्रोलाइट आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ इलेक्ट्रोलाइट आपके वीक होते हैं। कुछ इलेक्ट्रोलाइट आपके स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट आपके वीक होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट ऐसा पानी में डालने के बाद तेरे आयंस दे बैठा और 100 का 100। आपके पास 100 NaCl थे ना, तो 100 Na+ मिले हैं। जो 100% डिसोसिएट होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग है। पर अब एक बात बता, मैंने कोई ऐसा लिया जो से 20% टूटा, पूरा तो नहीं टूटा ना, तो वो वीक है। वो क्या है बेटा? वीक। जो पार्शियली टूटे वो आपका वीक है, जो 100% टूटे वो आपका स्ट्रॉन्ग है। तो आप लोग देख सकते हो विच
डिसोसिएट कंप्लीटली, विच डिसोसिएट कंप्लीटली, इसे 100% कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? 100%। जो डिसोसिएट कंप्लीटली होगा, 100% होगा, वो आपका स्ट्रॉन्ग है। जो डिसोसिएट कंप्लीटली ना हो, वो आपका वीक है। इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेटा 1 है, इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बेटा 1 नहीं है। क्लियर और नॉट? मैं रिपीट करती हूं, इलेक्ट्रोलाइट वो थे जो बेटा आयंस देते थे। अब आयंस दे रहा है तो मेरे को ये देखना तू 100 का 100 दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर तू 100 का 100 दे रहा है तो तू मेरा स्ट्रॉन्ग है, अगर तू 100 का 100 नहीं दे रहा तो तू मेरा वीक है। समझ गए? विद डिसोसिएट 100% तू मेरा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप 100% डिसोसिएट नहीं करते तो आप मेरे वीक हो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? देखो ये बात लिखी हुई है, ये बात पूछ सकता है भैया, ये मैं तुमसे असर्शन रीजनिंग में पूछ सकती हूँ। देखो मैंने आपको एक बात बोली कि ये बात याद रखना, मेटालिक के लिए टेम्परेचर क्या था? इनवर्स। एक पॉइंट ये, इलेक्ट्रोलाइट के लिए टेम्परेचर क्या था बेटा? डायरेक्ट। सेकेंड पॉइंट ये, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए 100% है तो उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? 1। यू मस्ट नो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? 1। और इसका 1 नहीं होगा, इसका 1 नहीं होगा। क्लियर? क्योंकि वो 100% नहीं टूटा, वो 20 टूटा, वो 30% टूटा, वो 40% टूटा। 40% का मतलब समझता है 40/100, तो वो 1 नहीं होगा, वो 1 नहीं होगा। हाँ जी, अगर कहो तो मैं एक बार बता देती हूं फिर से। मैंने आपको आते ही मेटालिक शब्द समझाया है। मेटालिक का मतलब मेटल होता है, मेटल में तेरे इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लो तेरे इलेक्ट्रॉन का होगा और डिकम्पोजिशन नहीं होगा, टेम्परेचर के इनवर्स होगा। सेकेंड, मैंने तेरे को शब्द इलेक्ट्रोलाइट समझाया है जो कि फर्निश आयंस करता है, और बेटा जो आयंस के थ्रू फ्लो होगा वो आपका इलेक्ट्रोलिटिक होगा और इस केस में टेम्परेचर के डायरेक्ट होगा। डन? हाँ जी, इलेक्ट्रॉन के द्वारा, आयंस के द्वारा डिकम्पोजिशन नहीं होगा, डिकम्पोजिशन होगा। मैटर का ट्रांसफर नहीं होगा, मैटर का ट्रांसफर होगा। टेम्परेचर के मैं इनवर्स हूं, टेम्परेचर के मैं डायरेक्ट हूं। फिर इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक स्ट्रॉन्ग और तेरा एक वीक। जो स्ट्रॉन्ग होता है वो 100% डिसोसिएटेड होता है और जो वीक होता है वो 100% डिसोसिएटेड नहीं होता। तो मेरा अल्फा 1 होगा और मेरा अल्फा 1 नहीं होगा। कोई दिक्कत? मैंने अभी तक 2 शीट समझाई हैं आपको अपनी प्रेजेंटेशन की। नेक्स्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस। अगर तेरे से मैं मेटालिक पूछूं तो यही चीज मैं मेटालिक में पूछूं, मैं पढ़ा चुकी हूं। इट डिपेंड अपॉन नेचर। तेरी आई कम है तो तू इलेक्ट्रॉन जल्दी देगा, तेरी आई ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन धीरे से देगा। समझ रही है मेरी बात को? आयनाइजेशन एनर्जी कम है मतलब तू खुद चाहता है मैं अपना इलेक्ट्रॉन लूज करूं, तो इसका मतलब तेरे अंदर कंडक्शन ज्यादा आएगा, तो वो नेचर होता है। वो किसी का क्या होता है? नेचर। मेटालिक पे बात करूं, मैंने तेरे को सेकंड पॉइंट ये पढ़ाया था, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम। थर्ड तेरी डेंसिटी थी, फोर्थ तेरा टेम्परेचर था। फोर्थ तेरा क्या था? टेम्परेचर। अब ऐसे ही फैक्टर्स आते हैं बेटा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के कि क्या होंगे? नेचर। भैया ये लाइन वाले सारे इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है, ये लाइन वाले सारे इलेक्ट्रोलाइट वीक है। अब एक बात है, स्ट्रॉन्ग वाले क्या करते हैं? 100%। अगर 100% देते हैं तो इनकी आयंस देने की मात्रा क्या है? ज्यादा, और इनकी आयंस देने की मात्रा क्या है? कम। तुम्हारी आयंस देने की मात्रा ज्यादा है तो तुम्हारे अंदर कंडक्टेंस क्या निकलेगा, और इनके अंदर कंडक्टेंस क्या निकलेगा? कम। तो इसका मतलब डिपेंड अपॉन नेचर ना, तेरा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है या तेरा इलेक्ट्रोलाइट वीक है। अगर तेरा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब कंडक्शन क्या होगा? ज्यादा। अगर तेरा इलेक्ट्रोलाइट वीक है तो तेरा कंडक्शन क्या होगा? कम। गॉट इट और नॉट? समझे या नहीं समझे? तो देखो मैंने साफ साफ लिखा हुआ है, इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ आयंस। ठीक है, ग्रेटर द नंबर ऑफ आयंस तो ग्रेटर द कंडक्टेंस। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट ज्यादा करते हैं, डिसोसिएट ज्यादा करेंगे तो कंडक्शन भी क्या होगा? ज्यादा। वीक वाले डिसोसिएट कम करते हैं, कम करेंगे तो इनका कंडक्शन भी क्या होगा बेटा? कम। पहला पॉइंट क्लियर? नेचर पे डिपेंड करेगा तू स्ट्रॉन्ग है या तू वीक है। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, इट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सोलवेंट एंड इट्स विस्कोसिटी। भैया मैंने ये सुना है लाइक डिसॉल्व लाइक होता है, पोलर डिसॉल्व इन पोलर। ऐसा क्यों? क्योंकि पोलर में आयंस है और जिसमें तुम डाल रहे हो उसके अंदर भी क्या है? आयंस। तो इसका मतलब पोलर पोलर में जाके और आयंस फर्निश करेगा। तो अब एक बात बताओ, ये कंडक्टेंस किसकी वजह से थी? आयंस की। तो कंडक्शन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? खत्म। अब एक बात बताओ, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस टू फ्लो। तेरी विस्कोसिटी ज्यादा तो तेरे अंदर रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा। तेरी विस्कोसिटी ज्यादा तो तेरे अंदर रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा। तो मैं तेरे को रोक रही हूं नहीं जाना क्योंकि तेरी विस्कोसिटी ज्यादा है। अब एक बात बता, मैं तेरे को फ्लो करने से रोक रही हूं, तेरी कंडक्टेंस क्या होगी? दोबारा बोलूं? मेरी बात सुनो। फर्स्ट पॉइंट मैं दोबारा रिपीट करती हूं, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इट डिपेंड्स। आप क्या होता है? कंडक्टेंस डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ आयंस। फर्स्ट पॉइंट क्लियर कर, कंडक्टेंस डिपेंड अपॉन
नंबर ऑफ आयंस। नंबर ऑफ आयंस ज्यादा तो तेरी कंडक्टेंस ज्यादा, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा तो तेरी कंडक्टेंस ज्यादा। अगर तू स्ट्रांग है तो तेरे आयंस ज्यादा है, तेरे आयंस ज्यादा है तो तेरी कंडक्टेंस ज्यादा है। अगर तू वीक है तो तेरे आयंस कम है, तेरे आयंस कम है तो तेरी कंडक्टेंस कम है। क्लियर। नेक्स्ट है बेटा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। भैया ये कहा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट में आयंस होते हैं तो वो पोलर है, तो वो पोलर के अंदर ज्यादा दिखाएगा कंडक्टेंस। क्लियर। अच्छा वन थिंग मोर, विस्कोसिटी। देखो लिखा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट आयनाइजेस मोर इन पोलर सॉल्वेंट। कोई दिक्कत, क्योंकि लाइक डिसोल्व लाइक का फंडा है। किसका फंडा है? लाइक डिसोल्व लाइक का फंडा। विस्कोसिटी बढ़ेगी। विस्कोसिटी का रियल मीनिंग यही होता है, रेजिस्टेंस टू फ्लो। विस्कोसिटी का रियल मीनिंग क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस टू फ्लो। अगर तेरी विस्कोसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब तेरी रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा। इसका मतलब तेरी मूव करने की कैपेबिलिटी क्या है? कम। कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट इज साइज। साइज भैया जिसका साइज छोटा तो वो जल्दी भाग सकता है, लेकिन कोई मोटा उसका साइज क्या है? ज्यादा, तो उसकी कंडक्टेंस क्या होगी? कम। समझ गए मेरी बात? मेरी बात सुनो, साइज छोटा तो वो भाग जल्दी जाएगा, वो भाग जल्दी जाएगा तो उसकी कंडक्टेंस क्या होगी? ज्यादा। कंपेयर कर ले यार चूहे और हाथी को, हाथी भाग लेगा क्या? चूहा भाग लेगा। समझ गए मेरी बात? साइज छोटा कंडक्टेंस ज्यादा, साइज छोटा कंडक्टेंस ज्यादा। क्लियर। इसके लिए मेरे पास एक एग्जांपल है तुम्हारे लिए, सुन। ये मोल्टन स्टेट में है बेटा, मोल्टन स्टेट में लीना की रुबिडिनम, लीना की रुबिडिनम, लीना की रुबिडिनम। ठीक है मेरी बात सुनो, एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस तो भागने की टेंडेंसी डिक्रीजेस, तो कौन जल्दी भागेगा? लीना जल्दी भागेगी। पहले ली, फिर ना, फिर का, फिर रुबिडिनम। एज वी गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, तो एल का साइज छोटा है, वो जल्दी भाग लेगा, वो जल्दी भाग लेगा। कोई दिक्कत? तो ये साइज पर डिपेंड कर रहा है। किस पर डिपेंड कर रहा है? साइज। अब बेटा जी यही क्वेश्चन मैं तुझे एक्वस में देती, फिर क्या होता? पलट जाता, पलट जाता। अब ऐसा क्यों हुआ मैं बताती हूं। एल का बेटा साइज छोटा है, एल का साइज क्या है? छोटा। उसका साइज छोटा होने के बच्चे ना, उसके पीछे आगे पीछे वाटर लगे हुए हैं, उसके आगे पीछे क्या लगे हुए हैं? वाटर। उसके आगे पीछे क्या लगे हुए हैं? वाटर। उसको सॉल्वेशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं हम लोग? सॉल्वेशन। तो एक्वस स्टेट में तेरे पीछे लग जाता है सोल्वेशन। क्या लग जाता है? सोल्वेशन। अब एल के ना आसपास घिरे हुए एक्वस है, घिरा हुआ क्या है? एक्वस। अब एक बात बता, घिरने की वजह से वो भारी हो गया हल्का? भारी, इसलिए कंडक्टेंस घट गई, इसलिए कंडक्टेंस घट गई। क्योंकि जिसका साइज छोटा होता है उसका सोल्वेशन ज्यादा होता है, और सोल्वेशन होने की वजह से एक वो बम्पी सा बन गया है, साइज बढ़ चुका है। कोई दिक्कत? बस आपको ये पता होना चाहिए इसके लिए भैया कि अगर मान लो साइज कम है तो कंडक्टेंस ज्यादा है, साइज कम है कंडक्टेंस क्या होगी? ज्यादा। और मैं आपको बताती हूं, सोल्वेशन की वजह से साइज इंक्रीज हो जाता है तो आपकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी बेटा जी? कम। सोल्वेशन की वजह से साइज बढ़ जाता है तो आपकी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी? कम। मजा नहीं आया, दोबारा पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या था? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सबसे पहला पॉइंट क्या था? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। भैया मैंने आपको बताया था नेचर कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग या तो स्ट्रॉन्ग वाला 100% क्या होता है? डिसोसिएट। अगर बेटा 100% डिसोसिएट है तो आयंस में कितना देगा? 100%। अगर 100% दे रहा तो 100% हमेशा क्या होता है? ज्यादा। और अगर आप अपना 100% केमिस्ट्री को दे दो तो हमारे नंबर भी क्या आएंगे? ज्यादा। अच्छा जी, वीक वाले में क्या होता है? 100% डिसोसिएट नहीं होता, वीक वाले में 100% डिसोसिएट नहीं होता। अगर 100% डिसोसिएट नहीं हो रहा तो उसके अंदर आयंस क्या होंगे बेटा? कम। तो कंडक्टेंस भी क्या होगी बेटा? कम। क्लियर? क्लियर। चलो जी, पहला पॉइंट सबको आ चुका है, ये तो तुम्हारी बातों से ही पता लग रहा है। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ सॉल्वेंट। मैंने आपको बताया था लाइक डिसोल्व लाइक, पोलर डिसोल्व पोलर। तो ये बेचारा पोलर के अंदर ज्यादा आयंस फर्निश करता है, ये बेचारा पोलर के अंदर ज्यादा आयंस फर्निश करता है। क्लियर? क्लियर। तो ये लिखा हुआ है देख, दिस आयनाइजेस मोर इन पोलर सॉल्वेंट। नेक्स्ट इज विस्कोसिटी। व्हाट इज विस्कोसिटी? विस्कोसिटी का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू फ्लो। मैंने तेरे को खुद रोक रखा है भैया, मैं नहीं जान देती, दरवाजा बंद है, मैं नहीं जान देती। अगर मैंने तेरे को खुद रोक रखा है, मैंने तेरा रेजिस्टेंस खुद बढ़ा रखा है, तो कंडक्टेंस होगी क्या? खुद नहीं भाग लगा? नहीं होगी यार। ये वाली बात, जिसका साइज छोटा उसकी कंडक्टेंस ज्यादा, जिसका साइज छोटा उसकी कंडक्टेंस ज्यादा, जिसका साइज छोटा उसकी कंडक्टेंस ज्यादा। सॉल्वेशन ज्यादा तो साइज बढ़ गया। सॉल्वेशन का मतलब पता क्या होता है? देख, जैसे एल है,
अब इसके आगे पीछे ना तेरे पानी लग गए हैं। अब एक बात बता, इसका ऑल ओवर साइज क्या हो गया? अब ऑल ओवर साइज क्या हो गया? बढ़ गया ना। तो अब मैं बताती हूँ, जिसका सॉल्वेशन ज्यादा उसका साइज बढ़ चुका है, और जिसका साइज बढ़ चुका है उसकी कंडक्टेंस। तो आप लोग पढ़ सकते हो एज अ पॉइंट दिस, इफ द आयंस आर स्ट्रांगली सॉल्वेटेड देयर इफेक्टिव साइज विल इंक्रीज, हैंस द कंडक्टेंस विल डिक्रीज। क्योंकि ये बात सच है कि साइज जिसका कम उसकी कंडक्टेंस ज्यादा, साइज जिसका कम उसकी कंडक्टेंस ज्यादा, साइज जिसका ज्यादा उसकी कंडक्टेंस कम। कोई दिक्कत? नेक्स्ट, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन, इस पर भी निर्भर करता है। कैसे? मेरी बात सुन, अगर तुम्हारी कंसंट्रेशन ज्यादा है तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा है तो इनका मतलब उनके बीच में इंटरेक्शन भी क्या होगा? ज्यादा। अब एक बात बताओ, तुम लोग यहाँ पे बहुत सारे बैठे हो, अगर तुम लोग यहाँ पे बहुत सारे बैठे हो तो आपस में तुम्हारी बात करने की प्रोबेबिलिटी क्या है? ज्यादा। अगर आपस में बात करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो इसका मतलब यहाँ से भागने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तुम तो आपस में ही लगे रहोगे, कम। तो इसका मतलब तुम्हारी मोबिलिटी क्या होगी? कम। तो ये देखना, हायर द कंसंट्रेशन लेस इज द कंडक्टेंस। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन बढ़ने से नंबर ऑफ मोल्स बढ़ जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ने से तुम्हारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ चुके हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने से तुम्हारी कंडक्टेंस कम हो गई है। समझ गए? समझ गया नहीं? समझ गया नहीं? कंसंट्रेशन बढ़ने से तेरे मोल्स बढ़ गए, तेरे मोल्स बढ़ने से तुम्हारी आपस में बनने लग गई है, तुम्हारी आपस में बनने लग गया तो कंडक्टेंस। नेक्स्ट इज टेम्परेचर। नेक्स्ट इज बेटा, देखो भैया ये कहा जाता है टेम्परेचर क्या है? जो तुम्हारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, टेम्परेचर वो आग है, टेम्परेचर वो आग है जो तुम्हारे बीच में दरार लगा दे, यानी कि तुम्हारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर देगी? टेम्परेचर वो आग है जो तुम्हारे बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या कर दे? कम, दरार क्रिएट कर दे, दरार। अगर दरार क्रिएट कर दी तुम्हारी आपस में बनना कम होगी, बनना कम होगी तो इसका मतलब तुम्हारी मोबिलिटी ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाएगी तो मोबिलिटी क्या होगी? ज्यादा, मोबिलिटी क्या होगी? ज्यादा। तो ये देखो, डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर तेरी कंडक्टिविटी क्या हो गई? इंक्रीज, क्योंकि तेरे फोर्सेस घट चुके हैं, तेरे फोर्सेस घट चुके हैं। मैंने तेरे को साफ साफ बता दिया, जो तेरे बीच में अट्रैक्शन है ना उसकी दीवार तेरा टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ाएगा ना तेरे फोर्सेस कम हो जाएंगे, तेरे फोर्सेस कम हो जाएंगे ना तो मूव कर लोगे। कोई दिक्कत? So this was all about factors which affect the electrolytic conductance. पहला फैक्टर मैंने जो आपको पढ़ाया, समरी, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कुछ इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट वीक होते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग होते हैं वो आयंस 100% देते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट वीक होते हैं वो आयंस 100% नहीं देते। आयंस ज्यादा, फ्लो ज्यादा, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग हमेशा विनर रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, नेचर। बेटा मैंने ये पढ़ा था बचपन से, लाइक डिजोल्व लाइक होता है, पोलर डिजोल्व इन पोलर। इसका मतलब पोलर में आयनाइजेशन ज्यादा होता है। विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का रियल मीनिंग रेजिस्टेंस टू फ्लो होता है। अगर तेरी रेजिस्टेंस ज्यादा तो तेरा फ्लो नहीं है, कंडक्टेंस कम होगी। साइज, जिसका साइज कम उसकी कंडक्टेंस ज्यादा, जिसका साइज कम उसकी कंडक्टेंस ज्यादा, जिसकी कंडक्टेंस ज्यादा इट मींस, इसका मतलब क्या है? कंडक्टेंस ज्यादा तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस फेवरेबल होगी इसके लिए। लेकिन जिसका सोल्वेशन ज्यादा उसका साइज बढ़ गया, जिसका सोल्वेशन ज्यादा बेटा उसका साइज बढ़ गया। अगर उसका साइज बढ़ गया कंडक्टेंस घट गई। कंसंट्रेशन, भैया कंसंट्रेशन बढ़ाओगे ना तो ना नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे तो आपस में बातें शुरू हो जाएंगी, बातें शुरू हो जाएंगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा। अगर तेरा आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया ना, अगर तेरा आपस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो तुम लोग इधर उधर मूव नहीं कर पाओगे, बातों में ही लगे रहोगे। अगर मान लो तुम्हारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया तो तुम्हारी आपस में बनने लग गया तो फ्लो कम हो गया, फ्लो कम हो गया तो कंडक्टेंस कम हो गई। नेक्स्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, ये वो दरार है, वो आग है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करती है? वीक। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर रही है तो तेरी आपस में बनना बंद हो गया, बनना बंद हो गया तो फ्लो क्या होगा? ज्यादा। कोई भी पॉइंट जो आप लोगों में से किसी को समझ ना आया हो तो पूछ सकते हो या आगे बढ़ा जाए? हाँ जी, देखो सबसे पहले हमारी लाइफ में आया ओम्स लॉ, ठीक है। ओम्स लॉ ने क्या कहा था कि भाई पोटेंशियल का डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। सबसे पहले आपकी लाइफ में आया ओम्स लॉ। जितना मैं बोल रही हूं उतना ही आपको आवश्यक है, ये नहीं कि सारा पढ़ना है। जो मैं बोल रही हूं ना वही चीज चाहिए आपको, मेरी बातों को बस फोकस रखना।
पोटेंशियल का डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये बात तेरे ओम्स ने कही थी। ये बात किसने कही थी? ओम्स। इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए मेरी लाइफ में आया आर। व्हाट इज दिस आर? आर इज अ रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? रेजिस्टेंस मींस अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, ये मुझे बताया गया था। सबसे पहले मेरी लाइफ में आया ओम्स लॉ। ओम्स ने कहा था V इज डायरेक्टली टू I, V इज डायरेक्टली टू I, V डायरेक्टली टू I है। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए तेरी लाइफ में कौन आएगा? कांस्टेंट। वो कांस्टेंट कौन है बेटा? R। R का मतलब क्या होता है बेटा? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, इसका मतलब तेरे फ्लो के प्रति रुकावट। इसका मतलब तेरे फ्लो के प्रति रुकावट। क्लियर? ओके, फिर देखो तो ये लिखा हुआ है, देखो ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट मतलब अपोजिशन, मतलब अपोजिशन। कोई दिक्कत यहां तक बेटा? अब आपकी लाइफ में आया रेजिस्टिविटी। मैं बताती हूं, मुझे यह पढ़ाया गया था रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? लेंथ। रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा? एरिया। जब मैं इसको कपल करूंगी तो ये क्या आ जाएगा? L बाय ए। तो बेटा R क्या बन जाएगा? रो L बाय ए। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? इस रो को हमने क्या बोल दिया बेटा? रेजिस्टिविटी। कई लोग इसको और क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। दोबारा बताती हूं, पहले मैंने V डायरेक्टली टू I किया। जब मैंने V डायरेक्टली टू I किया तो V इक्वल टू IR हो गया। V इक्वल टू IR हो गया तो R इज योर रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट, मतलब करंट के फ्लो के प्रति रुकावट। करंट के फ्लो के प्रति रुकावट। क्लियर? अब मेरे को पता था R डायरेक्टली टू L है, R इनवर्सली टू A है। R क्या बन जाएगा? रो L बाय। ये रो क्या निकला? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का एक और नाम क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। सुनते जाना। डन? अच्छा जी। अब क्योंकि R रो L बाय A है, प्लीज ध्यान से समझिएगा, मैंने लेंथ को 1 सेंटीमीटर मान लिया। लेंथ को क्या मान लिया? 1 सेंटीमीटर। एरिया को क्या मान लिया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो R किसके बराबर हो गया? रो। मींस रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। Resistivity is equal to resistance when your length is 1 and area is 1. देखो, it is defined as the resistance when length is 1, area is 1. तो resistivity resistance बन गई। resistivity क्या बन गई? resistance। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? I repeat myself, मैंने अभी ये 3 पॉइंट क्लियर करे हैं बस, 1, 2 और 3। ओम्स लॉ मेरी लाइफ में आया था। ओम्स लॉ ने ये कहा था V इज डायरेक्टली टू I। V अगर डायरेक्टली है I के तो V इक्वल टू क्या बन जाएगा? IR, वेयर R इज योर रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस? अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। R डायरेक्टली किसके था? L के। R इनवर्सली किसके था? एरिया के। कपल करूंगी तो क्या बनेगा? L बाय। R इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो L बाय। कोई दिक्कत? और रो क्या था? रेजिस्टिविटी। भैया R इक्वल टू रो L बाय ए तो बन गया, लेकिन लेंथ क्या लिया हमने? 1 सेंटीमीटर। एरिया क्या लिया बेटा? 1 सेंटीमीटर। तो R किसके इक्वल हो गया? रो। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ इज 1 एंड एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? चलो, साथ साथ आपको ये भी बता देते हैं, ये था, कैन आई राइट लाइक दिस? R A बाय L रो। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा? ओम। एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ की सेंटीमीटर, तो इसकी यूनिट क्या बन गई? ओम सेंटीमीटर। क्या बन गई? ओम सेंटीमीटर। ये तो भैया आप सब 10th तक पढ़ के आए हो, इसमें कोई नई बात नहीं थी। अब क्योंकि कुछ नया नहीं था तो पूछने के चांसेस भी क्या है? नहीं है। पूछने के चांसेस भी क्या है? नहीं है। अब बात आती है यहां से, व्हाट इज कंडक्टेंस? रेजिस्टेंस तेरे फ्लो के प्रति रुकावट थी, कंडक्टेंस तेरे फ्लो के प्रति ईज है। मींस ईज ऑफ फ्लो, मींस ईज ऑफ फ्लो। तो कहना इससे कि रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस एक दूसरे का उल्टा हो रखा है। तो कंडक्टेंस का सिंबल G होता है, जो कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है। भैया इसकी यूनिट ओम थी तो इसकी क्या हो गई? क्लियर? जैसे रेजिस्टेंस तेरे करंट के फ्लो को रोकता है, वैसे कंडक्टेंस तेरे फ्लो को करवाता है। बस मैं चाहती हूं कुछ मत लिखो, ये वाली मेन बात लिख लो, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये लिख लो, व्हाट इज कंडक्टेंस? ईज ऑफ फ्लो। व्हाट इज कंडक्टेंस? ईज ऑफ फ्लो, जिसका सिंबल G, जो कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है,
जो कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है। कंडक्टेंस मतलब G, जो कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है, जो कि रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है। कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट। हाँ जी, नेक्स्ट इज कंडक्टिविटी। जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकेट, जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकेट क्या है? कंडक्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकेट कंडक्टेंस है, जैसे रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकेट कंडक्टेंस है, वैसे रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकेट, खुद दिमाग लगाओ, कंडक्टिविटी होगा। जैसे आपके रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस है उल्टा, तो क्या बोलती है? G इक्वल टू 1/R बोलती है ना, वैसे रेजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी। क्लियर? वैसे रेजिस्टिविटी का कंडक्टिविटी। बट द थिंग इज, कंडक्टिविटी का सिंबल क्या होगा? कापा। क्या होगा? कापा। भाई ये के, बच्चे ना इसको के लिख देते हैं, जो कि बहुत गलत है। के डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है, दोनों में फर्क है। कापा इज दिस, के इज दिस। दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। मैं फिर से क्लियर करती हूं, एंड दिस इज योर कंडक्टिविटी। क्या आपको क्लियर हो गया? क्या फर्क है दोनों में? मैं बताती हूं, देख। ये अगर आप U बनाते हो तो ये कापा है, ये अगर आप V बनाते हो तो ये K है। ये डिसोसिएशन कांस्टेंट है और ये क्या है? कापा। कापा मींस कंडक्टिविटी। कापा मींस कंडक्टिविटी। तो इसको K मत लिख के आ जाना, क्योंकि मुझ जैसा बंदा अगर पेपर चेक करेगा ना, वो सबसे पहले ये दिखेगा, कहेगा इसको सिंबल ही नहीं पता, मैं चेक क्या करूं। समझ गए मेरी बात? सिंबल ही नहीं पता। K डिसोसिएशन कांस्टेंट है, कापा कंडक्टिविटी है, और दोनों के सिंबल में फर्क है। वो U है, वो V है। जब आप इसके ऊपर U बनाओगे तो वो क्या है? कापा। अगर आप इसके ऊपर V बनाओगे तो क्या है? K। डन? हाँ जी, डन डन। अब मैं बताती हूं, देखो, मेरे को सब समझ में आ रहा था। आर क्या था बोलो? रो एल बाय ए। डन। मैंने कहा रेसिप्रोकेट कर, 1/R 1/रो ए बाय एल। मेरे को सब समझ में आ रहा था। 1/R को क्या कहना था? G। 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 बेटा जी 1/रो को क्या कहना था? कापा। A बाय एल। सुन, इसको क्या मैं लिख सकती हूँ? G L बाय ए कापा। G L बाय ए कापा। कैन आई राइट लाइक दिस? G L बाय ए कापा। कैन आई राइट लाइक दिस? सुनो, अब मैं फिर से कहती हूं, मेरी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, मेरा एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो G किसके बराबर हो गया? कापा के। तो व्हाट इज दिस? कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी, कापा क्या था? कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस। वेल लेंथ इज, एरिया इज, भाई साहब जिसका लेंथ 1 हो, जिसका एरिया 1 हो, उसका वॉल्यूम क्या होगा? तो सीधा कह देते हैं 1 cc सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी वो कंडक्टिविटी है। जिसका लेंथ 1 हो, जिसका एरिया 1 हो, उसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू एरिया यार। तो वो वॉल्यूम क्या बन जाएगा? 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। बेटा जी इट विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये देखो साफ साफ कहा जाता है 1 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी वो मेरी कंडक्टिविटी कहलाएगी। वो मेरी क्या कहलाएगी? कंडक्टिविटी। अभी आपको बताया था इसकी यूनिट क्या थी? कापा इसका उल्टा है तो क्या बोलेगी? ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। प्लीज ये फॉर्मूले पर वर्कआउट ज्यादा अच्छे से करना। बस इस पूरे पेज में ना तेरे को फॉर्मूले पता होने चाहिए और इसकी डिफाइन। शांति से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। इस पूरे पेज में, इस पूरी स्लाइड में आपको सिर्फ 2 बातें पता होनी चाहिए। व्हाट इज कंडक्टिविटी? सीधा ये कह दे, 1 cc सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस होगी ना वही कंडक्टिविटी है। डिफाइन लर्न।
एक सीसी सोल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी, कंडक्टेंस होगी ना, वही कंडक्टिविटी है। 1 सीसी सोल्यूशन की कंडक्टेंस कंडक्टिविटी है। एक बात ये हो गई, उसके बाद फॉर्मूला खत्म, उसके बाद फॉर्मूला खत्म। चले आगे, चले आगे। दोबारा बोलती हूं, इस पूरे स्लाइड में बस एक बात याद रखना, बस एक सीसी सोल्यूशन की जो कंडक्टेंस होती है उसको कंडक्टिविटी कहते हैं, दैट्स इट। कोई दिक्कत? नेक्स्ट। हाँ जी, प्लीज फोकस, प्लीज फोकस, प्लीज फोकस, बहुत इंपॉर्टेंट। ये दोनों डिफाइन तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनकी यूनिट, ये दोनों डिफाइन और इसकी यूनिट, ये दोनों डिफाइन और इसकी यूनिट। मैं आपको बताती हूं, देखो देखो, मोलर कंडक्टिविटी, प्लीज भी फोकस, सुनते ही याद हो जाएगा अगर ध्यान से सुनोगे तो। मोलर कंडक्टिविटी, भैया मोलर कंडक्टिविटी में क्या कॉमन दिख रहा है तेरे को सुनने में? मोल, मोलर कंडक्टिविटी क्या सुनने में आ रहा है? मोल, क्या सुनने में आ रहा है? मोल। एक मोल सब्सटेंस लियो, क्या लेगा? एक मोल सब्सटेंस लियो, एक मोल सब्सटेंस जाके वेट करा। एक मोल किसके बराबर होता है? उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर। मान ले मैंने तेरे को बोला एक मोल मेरे को तू NaOH ला दे, मैंने तेरे को बोला एक मोल NaOH ला दे, तो तेरे को पता क्या करेगा? 23 + 16 + 1, 40 ग्राम NaOH उठा के ले आओगे तुम्हें। कितना उठा के ले आओगे? 40 ग्राम। एक मोल का मतलब ये होता है, समझ गए मेरी बात? मैंने तुझे बोला एक मोल सब्सटेंस उठा के ले आ, ले आया? हाँ ले आया। अब मैंने इसको कहा डिसोल्व करना शुरू कर पानी में, डिसोल्व कर, क्या कर? डिसोल्व। कितना पानी डालूं भैया? जब तक वो पूरा घुल नहीं जाता उतना डाल, जब तक वो कंप्लीटली डिसोल्व नहीं हो जाता उतना पानी डाल। समझ गई मेरी बात? मोलर एक मोल लाओ, मोलर एक मोल लाओ, उसको पानी में डिसोल्व करो। कब तक करो? जब तक पूरा डिसोल्व नहीं हो जाता, जब तक पूरा डिसोल्व नहीं हो जाता। आफ्टर देयर डिसोल्यूशन इसके कुछ आयंस बनेंगे, क्योंकि पानी में डलते ही कोई भी इलेक्ट्रोलाइट क्या देता है? आयंस। इसके कुछ आयंस बनेंगे, उस आयंस की जो कंडक्टेंस होगी वो तेरी मोलर कंडक्टिविटी है। दैट्स इट। दोबारा बोलूं, मैंने तुझे काम दिया, जा, दोबारा बोल रही हूं, देखो एक बार सुन लो प्लीज, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है कुछ भी। एक मोल सब्सटेंस जाके लेकर आओ। एकांशी गई एक मोल सब्सटेंस मेजर करने, गई, वो एक मोल सब्सटेंस मेरे पास जाके ले आई। लाने के बाद कहती है अब क्या करूं? मैंने कहा इसमें पानी डाल। कहती कितना? मैंने कहा उतना जितने में ये पूरा डिसोल्व हो जाए। उसने जाके शुरू कर दिया डिसोल्व होना। जब तक पूरा घुला नहीं ना, ये भी पानी डालती रही, क्योंकि मैंने इसको बोला था। समझ गए? अब कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रोलाइट पानी में डलते क्या फर्निश करता है? आयंस। इनकी जो कंडक्टेंस होगी वो मोलर कंडक्टिविटी है, क्योंकि तूने एक मोल लिया था। कोई दिक्कत? तो देख साफ साफ लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टिविटी पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द सॉल्यूशन। यही तो कह रहा है यार, शब्दों पे जाओ। एक मोल सब्सटेंस लेकर आ, उसके अंदर पानी डाल, उसको डिसोल्व कर। तूने बोला कितना डालूं? उतना डाल के पूरा कंप्लीटली डिसोल्व हो जाए। तूने भी शुरू कर दिया डालना, अब सोल्यूशन बन गया, इसके अंदर आयंस है, इसके जो फ्लो होगा वो तेरी मोलर कनेक्टिविटी है। अब मेरी बात सुनना, मैंने तेरे कहने पे वही किया जो तूने कहा था। 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस क्या थी? पहले तू मुझे बता। 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस क्या थी? कापा। दोबारा सुन लो, 1 सेंटीमीटर क्यूब की कंडक्टेंस क्या थी? कापा। तो बेटा मुझे क्या पता पानी कितना डाला है, मैंने मान लिया V डाला है। कितना डाला है? V सोल्यूशन हो गया वो। तो इसकी क्या होगी? अगर एक की कापा तो V की कापा V, एक की कापा तो V की कापा V। अब इसकी जो कंडक्टेंस है वो लैम्डा है ना, मोलर, क्योंकि मैंने तो एक मोल लिया था। क्या लिया था? एक मोल। डन, डन। तो मेरे पास ये फॉर्मूला तैयार हो गया, लैम्डा इक्वल टू कापा इंटू में V, लैम्डा इक्वल टू कापा इंटू में V। मैंने कहा ये तो ये कह रहा है, तू ये कह रही है, हाँ? कोई बात नहीं, पूछूंगी। बता मोलारिटी क्या होता है, जल्दी बोलो। मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम।
इंटू में 1000। हाँ जी, यही होता है, यही होता है। सुनो, मोल्स कितना लेने थे? मैंने कांची को कितने मोल लेने के लिए भेजा था? एक। कितने मोल लेने के लिए भेजा था? एक। तो मोलारिटी क्या होगी? 1000 बाय वी। तो बेटा वी क्या आएगा? Isn't it? Isn't it? हो गया मैच, हो गया मैच। तो आप ये फॉर्मूला ध्यान रखें, लैम्डा एम इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय मोलैरिटी। कोई दिक्कत? यूनिट कोई बोले? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। भैया आपसे एमसीक्यू में यूनिट ही पूछ सकता है, लैम्डा एम की यूनिट बता दे। चल, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हटा दू, हटा दू। आई रिपीट माई सेल्फ, मैंने क्या पढ़ाया अभी तक आपको? मैंने आपको मोलर कंडक्टेंस का मीनिंग समझाया था। मैंने ये कहा था, जा 1 मोल सब्सटेंस ला, उसको पानी में डिसॉल्व कर। तूने मुझसे अगला सवाल ये पूछा, कितना पानी? मैंने कहा उतना पानी जितना ये कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो जाए। ठीक है, तुमने भी कर दिया। अब उनमें आयंस आए, उसकी जो कंडक्टेंस होगी वो तेरी मोलर कंडक्टेंस है। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? अब आती है बात इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की। किसकी बात? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। मैंने तेरे को कहा, जा 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस लाइयो। कितना सब्सटेंस लाओगे? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। सुन लो मेरी बात, कितना सब्सटेंस लाना है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। उसमें कितना लाई थी? 1 मोल। इसमें कितना लाना है? 1 ग्राम इक्विवेलेंट। तूने कहा मैं ले आई, अब क्या करूं? कर डिसॉल्व। कितना पानी? अरे उतना पानी जितना पूरा घुलना जाए। जैसे तू 1 मोल लाया, उसको क्या करा? डिसॉल्व। कितना पानी? उतना पूरा घुलना जाए। अब तो 1 ग्राम लाया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस लाया, अब इसको क्या करूं? पानी में डाल। कितना पानी? उतना पानी की ये कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए। अब उससे क्या फर्निश होंगे? आयंस। उसकी क्या होगी? कंडक्टेंस। उसको क्या कहोगे? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। डन, डन। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब वाली क्या थी? बोल दो। कापा। 1 सेंटीमीटर क्यूब वाली क्या थी? कापा। भाई साहब 20 सेंटीमीटर क्यूब वाली क्या होगी? कापा वी। कापा इंटू में वी। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं हम? लैम्डा ई क्यू, क्योंकि तूने इक्विवेलेंट बोला। अच्छा, अब आजा नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले। नॉर्मेलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इंटू में 1000। कितने ग्राम इक्विवेलेंट लाई थी? 1। तो ये क्या हो गया बेटा? 1 इंटू 1000 बाय वी। दिस इज योर नॉर्मेलिटी। तो 1000 बाय नॉर्मेलिटी, सो कापा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। कोई दिक्कत? यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। जैसे वहां पे मोल है, यहां पे क्या आ जाएगा? इक्विवेलेंट इनवर्स। तो मैं सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखूंगी, कापा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी, कापा इंटू 1000 बाय मोलारिटी, कापा इंटू 1000 बाय मोलारिटी, कापा इंटू 1000 बाय नॉर्मेलिटी। रिपीट करने की जरूरत है या समझ में आ गया? 1 मोल लाओ, पानी में डालो, डिसॉल्व करो, जितने आयंस बनेंगे उसकी जो कंडक्टेंस होगी मोलर। 1 ग्राम लाओ, पानी में डालो, जितने आयंस बनेंगे उसकी जो कंडक्टेंस इक्विवेलेंट। डन। हाँ जी, प्लीज पहले मैं आपको फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस कराती हूँ दोबारा से, कि जो आपने पढ़ा, फिर उसके बाद हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। उससे पहले नहीं, पहले आप फिर से फॉर्मूले से इंट्रोड्यूस हो। आर क्या था? आर क्या था? रेजिस्टेंस। आर क्या था बेटा? रेजिस्टेंस। आर रेजिस्टेंस, रो ए, एल फॉर ए फॉर एरिया, रो फॉर रेजिस्टिविटी। मैं फिर से लिख देती हूं, दिस इज माय रेजिस्टेंस, दिस इज माय रेजिस्टिविटी। कोई दिक्कत? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस। मैं कहती हूं उल्टा कर, 1 बाय आर, 1 बाय रो, ए बाय एल। 1 बाय आर क्या था? जी। व्हाट इज जी? व्हाट इज 1 बाय रो? कापा। व्हाट इज कापा? कंडक्टिविटी। और एल बाय ए, मतलब ये एल बाय ए को हम लोग ना सेल कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेल कांस्टेंट। तो ये मैं अभी ए बाय एल ही रख रही हूं, पर तुम्हारे को पता होना चाहिए एल बाय ए को सेल कांस्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? सेल कांस्टेंट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत?
एक्टिव हो जाओ, क्योंकि न्यूमेरिकल तुमसे सॉल्व कराऊंगी, 2-2 मिनट का पोज दूंगी, ठीक है। मैं आपकी तरह सॉल्व करती हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं चल रही हूँ भैया, मेरे को कुछ नहीं आता, क्योंकि न्यूमेरिकल पेपर में आने के चांसेस है, इसलिए मैं अपने आप को स्लो डाउन कर रही हूँ। इससे पहले आने के चांसेस क्या है? मोलर कंडक्टेंस की डिफाइन, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की डिफाइन, इनकी यूनिट और कंडक्टिविटी की डिफाइन, ये 3 चीजें आएंगी बस। अभी तक की थ्योरी में क्या पूछ सकता है? कंडक्टिविटी, मोलर, इक्विवेलेंट, इनकी डिफाइन और इनकी यूनिट, दैट्स इट। और मुझे कोई चांस नहीं लग रहा आए, ठीक है। हाँ जी, मैंने क्वेश्चन पढ़ा तुम्हारी तरह, मुझे कुछ नहीं आता, ये सोच के मैंने तुम्हारी तरह क्वेश्चन पढ़ा। मेरे को बस सिंबल पता है, इतना पता है, देखो इतना ज्ञान होना चाहिए भैया, इसके अलावा फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती, ये भी नहीं पता तो इतना ज्ञान होना चाहिए। क्या सबको ये ज्ञान है? आर रो एल बाय ए होता है। आर का मतलब रेजिस्टेंस, रो का मतलब रेजिस्टिविटी, एल का मतलब लेंथ, ए का मतलब एरिया। एल बाय ए तेरा सेलुलर कांस्टेंट, आर का उल्टा कंडक्टेंस, रो का उल्टा कंडक्टिविटी, इतना ज्ञान होना चाहिए है। चलो अब इस ज्ञान को ऊपर उठाते हैं। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, ओह यू आर माय कापा, लिख दे कापा। यू आर माई कंडक्टिविटी, मेरे को तो बस ये समझ में आया, क्योंकि मेरे को पता था कापा कंडक्टिविटी है। कापा क्या है? कंडक्टिविटी। मैंने पहले लाइन पढ़ी, उसने बोला स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मैंने भी बोल दिया यू आर माई कापा, यू आर माई कापा। आगे चल, एंड व्हाट इज दिस? रेजिस्टेंस। आर क्या है बेटा? तो क्या है बेटा? तो मैंने भी फॉर्म ले ली, देख आर इक्वल टू क्या होता है? किसकी? रेजिस्टेंस की ओम। ये मैंने लिखा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ओम। हाँ अच्छा सुनो, इसका उल्टा कर दो, 1/r 1/रो a/l, कोई दिक्कत? मुझे पता 1/r 1/रो को क्या कहते हैं? कापा। l/a क्या होता है? सेल कांस्टेंट। तो 1/r इंटू सेल कांस्टेंट क्या बन जाएगा जी? कापा, यही बनेगा। तो सेल कांस्टेंट क्या हो गया? कापा इंटू में आर, 0.00275 इंटू में 100, 0.2765। क्लियर? क्लियर? देखो आर एल बाय ए, 1/रो a/l हो गया। 1/रो को क्या कहते हो? कापा। मैंने इसको नहीं बदला, क्यों? मुझे तो आर गिवन था ना, मैं क्यों बदलू? मुझे क्या गिवन था? आर, मैंने आर को आर ही रखा। और एल बाय को क्या कहते हैं? सेल कांस्टेंट। भाई ये आना चाहिए आपको, ये आना चाहिए आपको। क्लियर? क्लियर? हटा दूं? नेक्स्ट तुमसे ही करवाऊंगी, प्लीज वेट। हाँ जी, मैंने क्वेश्चन पढ़ा 0.5 नॉर्मल, मैंने यहां लिख दिया नॉर्मल। आगे चलो, प्लेस बिटवीन 2 सेंटीमीटर अपार्ट, ओह यू आर माई लेंथ। एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यू आर माई एरिया। ओके, आर इज 25, लैम्डा ई क्यू पूछ रहा है, कोई दिक्कत? मैं तेरे को कहती हूं पहले क्या लगा, आर इक्वल टू क्या निकालोगे? रो का उल्टा, रो का उल्टा कापा। पहुंचो, कैलकुलेट करिए। ओके, ये आई थिंक आपका 50 आ रहा है, ये आपका 1/50 हो गया, कोई दिक्कत? लेकिन उसने मुझसे पूछा लैम्डा ई क्यू, मैं बताती हूँ लैम्डा ई क्यू क्या होता है। कापा इंटू 1000 बाय नॉर्मैलिटी, बाय नॉर्मैलिटी। सुन कापा कितना है? 1/50 इंटू में 1000, नॉर्मैलिटी बोलियो 0.5, 1000 50 5/10, ये हो गया 1000/25। कर लो सॉल्व, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? यूनिट बोलो। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर EQ इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर EQ इनवर्स।
किसी को कोई इश्यू बेटा यहां तक क्लियर है भाई सबको? आई थिंक ये तो आ ही गया होगा। हाँ जी भाई प्लीज वेट, आ जाओ। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ 0.05 मोलर, ओह यू आर माई मोलारिटी, ओके ओके। डायमीटर 1, पहले इस डायमीटर को आर में बदल, अब इस आर से एरिया निकाल। व्हाट इज एरिया? पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत? पहले डायमीटर लिख, डायमीटर से आर लिख, आर से लिख एरिया। डायमीटर आर एरिया, डायमीटर आर एरिया। कोई दिक्कत? आगे चलिए सुनिए, लेंथ मुझे 50 बोल रहा है, लेंथ क्या बोल रहा है? 50। अब आजा R इक्वल टू रो एल बाय ए, ये इसकी रेजिस्टेंस है। प्लीज यहां तक पहुंचिए, मेरे को रो बताइए, सब कुछ दे रखा है, बस एरिया पहले निकालेगा। फास्ट सॉल्व करके देखो। रेडियस क्या हो गया? 1/2, 22/7, 1/4, 22 राइट। सुनो आर कितना कह रहा था? 5, 5 इंटू 10 की पावर 3। एरिया 22/28, लेंथ नीचे बनेगी 50 इक्वल टू रो, यही है। सुनो ये पॉइंट उड़ा रही हूं मैं सारे, हट गया। 5 गया तो कितना आ रहा है? 111, 111 इंटू 22/28। इसको सोल्व कर लो, क्या आ जाएगा? रो। रो का उल्टा बोल, रो का उल्टा बोल। इट विल बी 28 डिवाइडेड बाय 111 इंटू 22। कोई दिक्कत? लैम्डा एम का फॉर्मूला बोलियो, बाय मोलारिटी। 28 1111 इंटू 1000, ये 22 भी रह गया। मोलारिटी कितनी है? यूनिट बोलियो। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? भाई ये तुमको आता है, मैं तुम्हारे को फिर बता रही हूं। देखो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जल्दी बोल दे। कापा कितना बोल रहा है? कापा व्हाट इज दिस? 0.12 क्या होती है? नॉर्मैलिटी। पूछ क्या रहा है? लैम्डा इक्यू लगा दे, कापा इंटू 1000 बाय नॉर्मैलिटी, जस्ट अप्लाई। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मींस कापा, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मींस कापा। अच्छा नीचे तेरे को 0.12 क्या दे दी? नॉर्मैलिटी। कापा इंटू 1000 बाय क्या हो गया? नॉर्मैलिटी। कितना बनेगा देख, कापा कितना है दोस्त? 0.024 इंटू में 1000, तेरी नॉर्मैलिटी 12, 24/1000, 12 और ये 100 इंटू में 1000, 200। कितना आ गया जी? कोई प्रॉब्लम किसी को यहां तक? कोई इश्यू? ओके देखिए प्लीज, अभी आपने एक रिलेशन पढ़ा था सीधा, सेल कांस्टेंट क्या होता है? जल्दी बोल दे। कापा इंटू में आर, यही आ रहा था ना बार बार। सेल कांस्टेंट क्या था? कापा इंटू में आर। ये देख आर बोल, आर बोल 2000, आर बोल 2000। कापा बोलियो। कोई इशू? कोई इशू? कापा तेरे को दे रखा है, आर तेरे को दे रखा है, कापा इंटू में आर लगा दे सेल कांस्टेंट।
बताऊं कैसे आया सेल कांस्टेंट का पॉइंट में आ रही है, पता लग गया? लग गया ना? हटा दो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ डेसी नॉर्मल, प्लीज बी फोकस। डेसी नॉर्मल का मतलब होता है 1/10 नॉर्मालिटी। सेंटी बोलता 1/100 नॉर्मालिटी, डेसी बोलता है तो 1/10 नॉर्मालिटी, सेंटी बोलता 1/100 नॉर्मालिटी। क्लियर? उसने मुझे क्या बोला? डेसी। व्हाट इज डेसी? 1/10 नॉर्मालिटी। व्हाट इज सेंटी? 1/100। डन। चलिए, ये क्या लग रहा है? रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस वाज फाउंड टू बी। ओके, क्या निकलवाते हो? लैम्डा EQ। ओके, हाँ जी, लेंथ। गुड। व्हाट इज दिस? एरिया। फॉर्मूला प्लीज। निकलेगा क्या? रो का उल्टा। कहां जाके लगा दूं? प्लीज फाइंड। 2 मिनट दिए, अपना दिमाग लगाओ। सब कुछ दे रखा है। पहले क्या होता है बेटा? R इक्वल टू रो L बाय ए। वहां से क्या निकालोगे? रो। रो का उल्टा कापा, और कापा किसमें फिट कर दोगे? लैम्डा इक्वल टू कापा इंटू 1000 बाय नॉर्मैलिटी। प्लीज बी फास्ट। टू 245 into my 3.5 divided by 2 is my rho. So my kappa will be 2 by 245 into my 3.5. Okay. So my lambda EQ will be 2 by 245 into 3.5. नॉर्मैलिटी मुझे 1/10 कह रहा था, इंटू में 1000। दैट्स इट। कर दूंगी मैं कैलकुलेट, कोई इशू? यहां तक क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, क्या कहना चाहता है। हाँ जी, कंडक्टिविटी। यू आर माई कापा, यू आर माई कापा। कापा कितना? 0.0248। कोई इशू? कंडक्टिविटी मीन्स कापा। ये क्या है बेटा? 0.2 मोलर। क्या पूछना चाह रहा है? लैम्डा एम। व्हाट इज लैम्डा एम? कापा इंटू 1000 बाय मोलारिटी। कापा बोल, इंटू में मोलारिटी बोल, यूनिट बोल। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। हो गया? भाई ये आपके एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, बोर्ड में कम से कम 7-8 बार पूछा जा चुका है। अगर 15 ईयर्स के पास क्वेश्चन उठाते हो तो कम से कम 7-8 बार पूछा जा चुका है। विदाउट यूनिट चेंज पूछा गया है, आज इट इज क्वेश्चन आया है। भैया उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई 100 ओम को भी बदल दे। ये 100 ओम है ना, इतनी हिम्मत नहीं हुई 100 ओम को भी बदल दे, मतलब इतना इंपॉर्टेंट। बट ये वैसे पिछले साल वाले पेपर में आ चुका है, मतलब पिछले साल में जो पेपर हुआ था उसमें आ चुका है, तो थोड़ा सेम अगली बार आने की प्रोबेबिलिटी कम है, बट इट डजंट मीन कि आ नहीं सकता। बट इट डजंट मीन कि आ नहीं सकता। पिछले साल के बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन था 100 का 100, 520 का 520, मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लास्ट दिन ही मैंने उनको करा के भेजा था, मैंने कहा ये कर लो फटाफट से, और ये एज इट इज 4 नंबर में था, 4 नंबर में एज इट इज था। तो पिछली बार आ गया, थोड़ी प्रोबेबिलिटी उस हिसाब से देखा जाए तो कम है, बट इट डजंट मीन कि किसने कहा दोबारा नहीं आ सकता, राइट? हाँ जी, देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप 2 केस लो। क्या लो बेटा? 2 केस। एक केस जिसका R 100, एक केस
जिसका R 520, इसकी कंसंट्रेशन 0.1, इसकी कंसंट्रेशन 0.02। मैंने भी बड़े प्यार से लिख दिया, पहली दो लाइन सॉल्व हो गया। देखो द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद दिस, सो इफ सेम सेल फिल्ड विद दिस, कोई दिक्कत? डन। मुझे इसका कापा निकलवा रहा है, मुझे इसका लैम्डा एम निकलवा रहा है, ये भी सेट कर दिया। वो कह रहा है कैलकुलेट द कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस। भाई मैंने पहले ही बोल दिया दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर भी कुछ बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं जो कि अच्छी बात नहीं है। जब ये बोल दिया इंपॉर्टेंट है, भाई रिपीट करने में कोई दिक्कत नहीं है। जब वो 15 साल में 7 बार दे सकता है तो क्या दिक्कत होगी अगर इस बार भी दोबारा दे दिया तो? क्या पता इस बार 520 का 500 कर दे, अगर उसको चेंज करने का मूड हुआ तो। समझ रहे हो? डिजिट तो चेंज कर सकता है। तो आप लोग देखो ट्रेंड वही रहेगा, आर कंसंट्रेशन, इसकी कापा लैम्डा में निकालना है। मैंने यहां तक का क्वेश्चन पढ़ लिया। अच्छा जी, इसकी कंडक्टिविटी दे रहा है 1.29 साइमन पर मीटर। कोई दिक्कत? आ जाओ। मेरे को ना ये पता था कि ना सेल कांस्टेंट कापा इंटू में आर होता है। सबसे पहली बात ये अभी आपने अप्लाई भी करा था। सेल कांस्टेंट किसके बराबर होता है? कापा इंटू में आर। सेल कांस्टेंट किसके बराबर? कापा इंटू में आर। ले अपने कापे को, ले आए कापा, कोई दिक्कत? बट द थिंग इज ये मीटर में है और मेरी यूनिट क्या चल रही थी? साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्यू इनवर्स। बट ये किस में आ गया बेटा? मीटर। यूनिट का झोल है, यूनिट का क्या है? झोल। तो इसको मीटर में सेंटीमीटर में करने के लिए मैंने कर दिया 1.29। कोई इशू? ये मीटर में चल रहा था, इसको सेंटीमीटर में भी घुमा दिया। कोई दिक्कत यहां तक? दोबारा बोलूं या ठीक है? भैया सेल कांस्टेंट कापा इंटू में आर होता है, और क्योंकि सेल सेम है इसलिए सेल कांस्टेंट भी सेम होगा। सेल सेम है इसलिए सेल कांस्टेंट भी सेम होगा। आजा, सेल कांस्टेंट इक्वल टू कापा इंटू में आर। हाँ जी, ये 1.29 कापा मुझको चाहिए था, ले आ अपने 520 को। हो गया कापा? देख लो भाई, ये मुझे पता है, निकाल सेल कांस्टेंट। सेम सेल है, सेल कांस्टेंट विल रिमेन सेम। निकाल ले कापा। डन विद दिस। अब आजा, व्हाट इज लैम्डा एम? कापा इंटू 1000 बाय मोलारिटी, 1.29 बाय 520 इंटू में 0.02 इंटू में 1000। यूनिट बोलो। दैट्स इट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक झटके में करा दिया। बस ये फॉर्मूला ध्यान रखना। सेल कांस्टेंट क्या होता है? कापा इंटू में आर। व्हाट इज सेल कांस्टेंट? कापा इंटू में आर। उसी से हो गया। हाँ जी, चलो नेक्स्ट पे। नेक्स्ट टॉपिक कराऊं स्टार्ट? कल का मेरे को पहले टाइम बता के जाओ, अब मैं चेंज नहीं करूंगी।